हेलो एवरीवन, बायो शिक्षा विद अखिल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कोशिका भित्ति की परा संरचना मीन्स अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल के बारे में बात करेंगे। ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर क्या होती है, आइए देखते हैं। जब सेल वॉल की यानी कि कोशिका भित्ति की इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन किया जाता है, स्टडी की जाती है, जिसे शॉर्ट में मैं क्या लिख सकता हूँ, EM स्टडी। EM स्टडी का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी। ठीक है, आप कहीं पर भी इसे देखें तो इसका अर्थ समझ जाए। इसे अध्ययन किया जाता है तो उसमें दो प्रमुख भाग दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं? दो प्रमुख भाग दिखाई देते हैं। दो प्रमुख भाग कौन कौन से होते हैं? देखिए, पहला भाग है जिसे हम रेशक कहते हैं, रेशक या जिसे फाइब्रिल्स। ओके, दूसरा जो भाग है उसे कहते हैं आधारी पदार्थ। आधारी पदार्थ, कुछ जगह ये आपको आधात्री के नाम से भी मिल सकता है, तो ओके है वो भी, और इसे मैट्रिक्स भी कहते हैं। ठीक है, तो EM स्टडी करते हैं तो हमें ये दो प्रमुख भाग दिखाई देते हैं। कौन कौन से? एक जिसे हम आधारी पदार्थ कह रहे हैं या मैट्रिक्स कह रहे हैं, और एक जिसे हम रेशक या फाइब्रिल कह रहे हैं। इन दोनों को पढ़ते हैं। सबसे पहला भाग है जिसे हमने रेशक या फाइब्रिल कहा है। ये रेशे या फाइब्रिल कैसे बनते हैं, किस तरह से बनते हैं, उसी के बारे में हम बात करेंगे। इस रेशक को मैं आपको एक लीनियर डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा, तो आप उसे समझने की कोशिश करें कि वो क्या है। रेशक, रेशक की अगर बात करें तो जो रेशक हैं या फाइब्रिल्स हैं, ये सेलुलोज के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? सेलुलोज के बने होते हैं, बने होते हैं। बस इसके आगे की बात मैं आपको एक बहुत अच्छे तरीके से बताता हूँ, क्या होता है, कैसे होता है। देखिए, 3000, क्या 3000 मॉलिक्यूल किसके? ग्लूकोज के। 3000 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज जब मिलते हैं तो इनसे क्या बनता है? इनसे बनता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ सेलुलोज। क्या बनता है उनसे? 1 मॉलिक्यूल ऑफ सेलुलोज। और जब 100 मॉलिक्यूल मिलते हैं किसके? सेलुलोज के, तो क्या बनता है? 1 या 1 मिसेली। मिसेली क्या होती है? देखिए, 1 मिसेली, इसे आप मिसेली बोल सकते हैं, माइसेली बोल सकते हैं। ओके, ऐसी जब लगभग 20 मिसेली मिलती हैं तो क्या बनता है? 1 माइक्रो फाइब्रिल, एक सूक्ष्म रेशा बनता है। क्या बनता है? एक सूक्ष्म रेशा। और ऐसे लगभग 250 या 250 माइक्रो फाइब्रिल जब मिलते हैं तो क्या बनता है? एक मैक्रो फाइब्रिल। मैक्रो मतलब दीर्घ फाइब्रिल। कुछ जगह आपको मैक्रो लिखा हुआ नहीं मिले, केवल फाइब्रिल भी मिल सकता है, एक ही बात है। मैक्रो का मतलब है दीर्घ रेशा। तो आप इस लीनियर डायग्राम से आपको समझने की कुछ नीड ही नहीं है, बस आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए, लिखने की कोई नीड नहीं है। क्या कि 3000 मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज के मिलकर क्या बनाते हैं? एक सेलुलोज का अणु बनाते हैं।
और 100 सेलुलोज के अणु मिलकर क्या बनाते हैं, एक मिसेली बनाते हैं, और 20 मिसेली मिलकर एक सूक्ष्म रेशा बनाती हैं, और 250 सूक्ष्म रेशे मिलकर एक दीर्घ रेशा या मैक्रोफाइब्रिल बनाते हैं, जिसका व्यास डायमीटर 250 एंगस्ट्रम होता है। D4 डायमीटर व्यास, ठीक है, जिसका व्यास कितना होता है, 250 एंगस्ट्रम होता है। और ये जो रेशे होते हैं, ये जो रेशे होते हैं, रेशों के बीच में क्या भरा रहता है, इनके मध्य मैट्रिक्स भरा होता है। मैट्रिक्स कौन, आधात्री पदार्थ, मैट्रिक्स भरा होता है। क्लियर है ये चीज़? इसको अगर आप डायग्राम के थ्रू समझना चाहें तो आप इस तरह से समझ सकते हैं। देखिए कि ये 3000 मॉलिक्यूल्स हैं, किसके, ग्लूकोज के, किसके, ग्लूकोज के। ऐसे मिलकर क्या बनाते हैं, एक सेलुलोज का मॉलिक्यूल। और ऐसे सेलुलोज के मिलकर क्या बनाते हैं, मिसेली। ऐसे बहुत सारे हो गए, ये देखिए ये बहुत सारे हो गए, तो मिसेली बनेगी जो आपको इस तरह की, मान के चलिए आप, ये इस तरह की मिसेली बन गई। ये इसमें कौन है, सेलुलोज है, ये मान के चलिए आप, ये सेलुलोज है, ये मिसेली बन गई। और ऐसी मिसेली मिलकर क्या बनाएंगी, माइक्रोफाइब्रिल। तो ये माइक्रोफाइब्रिल है, और इसके अंदर कौन है, ये सब मिसेली, ठीक है। और ये मिलकर क्या बनाएंगी, मैक्रोफाइब्रिल। तो मैक्रोफाइब्रिल ये है, सेम कलर आ गया ना, चेंज करते हैं, वेट, ये आ गया। कलर का ध्यान रखें आप, कलर का इम्पोर्टेंस इसमें। और ये इसमें माइक्रोफाइब्रिल्स आ गए 250, ठीक है। यानी कि 3000 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से एक सेलुलोज बनाते हैं, 100 सेलुलोज मॉलिक्यूल्स 1 मिसेली बनाते हैं, 20 मिसेली 1 माइक्रोफाइब्रिल बनाती हैं, और 250 माइक्रोफाइब्रिल्स 1 मैक्रोफाइब्रिल बनाते हैं, ठीक है। और इनके मध्य क्या भरा रहता है, मैट्रिक्स भरा रहता है। तो फाइब्रिल वाला टॉपिक हमारा क्लियर हो गया। अब कौन सा आएगा, मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स को देखते हैं, नेक्स्ट जो है मैट्रिक्स को देखते हैं। सेकंड टॉपिक या सेकंड पेज सॉरी, और सेकंड टॉपिक कौन है, मैट्रिक्स। जिसे हम आधात्री बोल सकता हूं मैं, जिसे आधारी बोल सकता हूं, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, प्राथमिक और द्वितीयक कोशिका भित्ति। आपको ध्यान होगी प्राथमिक कोशिका भित्ति कहाँ थी और द्वितीयक कोशिका भित्ति कहाँ थी। बिल्कुल, मैंने आपको डायग्राम बनाया था कल या प्रीवियस वीडियो में, तो उसमें आपने देख लिया होगा। तो प्राथमिक यानी कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी। कोशिका भित्ति के मध्य एक्रिस्टलीय के मध्य, एक्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय, यहाँ कोशिका भित्ति लिख लिया आप, सेल वॉल के मध्य एक्रिस्टलीय व जेली समान पदार्थ होता है। जिसमें लिग्निन, पैक्टीन, हेमीसेलुलोज, पाया जाता है। इसी को या इसे ही मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे ही मैट्रिक्स कहते हैं या
आधारीय पदार्थ कहते हैं। इसके अलावा भी होने को इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे क्या होती है इसमें गोंद, रेजिन, टेनिन, मोम, फिर सिलिका। भी हो सकते हैं, हो सकते हैं। ये आपके फाइब्रिल्स की बात हो गई और मैट्रिक्स की बात हो गई। यहाँ पर हम कुछ स्पेशल फैक्ट्स के बारे में ज़रूर बात करेंगे, जो हमने कुछ पढ़ रखे हैं और कुछ हम एक्स्ट्रा में लेंगे। देखिए, पादप कोशिकाओं की जो स्थूल भित्ति होती है उसमें सेलुलोज परत का अभाव होता है और सूक्ष्म गर्त बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं देखिए, आपने सेल वॉल का डायग्राम, वो प्लांट सेल का डायग्राम आपने बनाया होगा। जस्ट सपोज ये सेल वॉल है और यहाँ पर गर्त पाए जाते हैं छोटे छोटे, ठीक है। ये जो गर्त है, आप इसको दूसरी सेल में एक छोटा सा पार्ट बना रहा हूँ और कुछ नहीं है। ये देखिए, अगर ये एक सेल है, ठीक है, तो ये सेल वॉल है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अब ये पूरी सेल बन जाएगी, मैं बना देता हूँ थोड़ी सी। ठीक है, हमें इससे मतलब है, यहाँ पर भी होंगे ऐसे, ठीक है। तो सेल वॉल में जहाँ पर गैप पाया जाता है, या मैं ये कहूँ कि सेलुलोज परत का अभाव होता है, वहाँ गर्त बन जाते हैं। ये सूक्ष्म गर्त बन जाते हैं। इन्हें प्राथमिक गर्त भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राथमिक गर्त। क्या कहते हैं इन्हें? प्राथमिक गर्त कहते हैं। इसी टाइप से इसके साथ दूसरी सेल और होगी, जिसे हम समीपस्थ कोशिका कह सकते हैं, ठीक है। इस तरह से इधर भी होगी, इधर भी होगी। तो जब ये समीपस्थ, या मैं बोलूँ आसन्न कोशिकाएं के मध्य दोनों प्राथमिक गर्त बन जाते हैं, तो इन प्राथमिक गर्तों में से जीवद्रव्य तंतु आर पार हो जाते हैं, आवागमन कर सकते हैं। इसी कारण इस संरचना को क्या कहते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। निश्चित रूप से आपने पढ़ रखा है, मैंने ही पढ़ा है। या इसे जीवद्रव्य तंतु कहते हैं। क्लियर है ये चीज़? ठीक है, 101% क्लियर होनी चाहिए प्लाज्मोडेस्माटा क्या होते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, दो फैक्ट्स के बारे में और बात करेंगे। जब ये प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा कोशिका द्रव्य की निरंतरता बनी रहती है, कॉन्टिन्यूटी बनी रहती है, तो ऐसी स्थिति में कोशिका द्रव्य को, किसको? कोशिका द्रव्य को क्या कहते हैं? सिम्प्लाज्म। रिपीट, क्या ये सिम्प्लाज्म? हमने बोला कि कोशिका भित्ति पर सेलुलोज का जमाव नहीं पाया जाता, वहाँ छोटे या सूक्ष्म गर्त बन जाते हैं, जिन्हें प्राथमिक गर्त कहते हैं। दो आसन्न कोशिकाएं या दो समीपस्थ कोशिकाओं के मध्य जीवद्रव्य तंतु आर पार हो जाते हैं। किनसे? इन्हीं प्राथमिक गर्तों से। तो इनको जीवद्रव्य तंतु या प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। ऐसी स्थिति में कोशिका द्रव्य को क्या कहा जाता है? सिम्प्लाज्म, क्योंकि वो क्या मेंटेन करता है? निरंतरता मेंटेन करता है। इसके विपरीत अगर हम देखें, अंतर कोशिकीय स्थल होते हैं, यानी कि दो कोशिकाएं और बीच में यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेस है। अंतर कोशिकीय, इंटरसेलुलर स्पेस है, तो वहाँ पर एक पदार्थ पाया जाएगा, उसे कहेंगे एपोप्लाज्म। एपोप्लाज्म, एपोप्लाज्म ये क्या है? एक अजैव पदार्थ होते हैं, अजैव पदार्थ। क्लियर है? सिम्प्लाज्म और एपोप्लाज्म, ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है, ओके। अब एक छोटा सा टॉपिक और लेंगे हम, कोशिका भित्ति स्थूलन।
कोशिका भित्ति स्थूलन। कोशिका भित्ति स्थूलन क्या है? प्राथमिक भित्ति के अंदर कौन पाई जाती है? द्वितीयक भित्ति। और द्वितीयक भित्ति बनती है तो वहाँ पर स्थूलन होता है, ऐसा हमने पढ़ रखा है। 101% आपको याद होगा, कल ही मैंने पढ़ाया द्वितीयक भित्ति क्या होती है। कोशिकाओं में वृद्धि समाप्त होने पर उनके जीव द्रव्य की क्रिया के फलस्वरूप प्राथमिक भित्ति के नियमित रूप से स्थूलित व सुदृढ़ होने से द्वितीयक भित्ति का निर्माण होता है, जिसमें लिग्निन, सुबेरिन, कार्बोहाइड्रेट, सेलुलोज, पैक्टिन का डिपोजिशन होता है। इसके अलावा कार्बनिक लवण, टैनिन, गोंद, मोम, कैल्शियम लवण, सिलिका, क्यूटिन आदि भी पाए जाते हैं। और फिर मैंने आपको वहाँ पर वाहिका और वाहिनिका का एग्जाम्पल भी लिखवाया है, याद होगा 101%। ओके, तो कोशिका भित्ति स्थूलन में हमने यही पढ़ा कि स्थूलन होता है वहाँ पर, और स्थूलन विभिन्न स्वरूपों में होता है। जैसे पहला देखते हैं हम, पहला है लिग्नी भवन। लिग्नी भवन का मतलब क्या है? ज़्यादा डिटेल स्टडी बिल्कुल भी नहीं करेंगे, अगर किसी को इनके बारे में जानना हो। वैसे आपके यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अगर जानना हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करें, मैं बता दूंगा, क्योंकि ये हम जब मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी पढ़ेंगे तब भी इसके बारे में बात करेंगे। लिग्नी भवन क्या है? लिग्नी भवन का मतलब सिंपल है, डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, यानी लिग्निन का जमाव। लिग्निन क्या है? लिग्निन एक पॉलीसेकेराइड है। लिग्निन क्या है? एक पॉलीसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड है, ठीक है। भित्ति पर लिग्निन का पदार्थ या लिग्निन पदार्थों के जमाव को लिग्नी भवन कहते हैं। कहाँ मिलता है? एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है साहब, ये जाइलम, हिंदी में लिखूँ मैं, जाइलम वाहिका में मिलता है। ये वाहिका क्या होती है आपको वैसे याद होना चाहिए, अदरवाइज वेट करना पड़ेगा। जाइलम रेशों में, जाइलम रेशे, जाइलम वाहिनिकाएं, कहने का मतलब ये है कि द्वितीयक भित्ति में लिग्निन भवन किस जगह मिलता है? जाइलम वाहिकाओं में मिलता है, जाइलम रेशों में मिलता है, जाइलम वाहिनिकाओं में मिलता है। ये एग्जाम्पल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लिग्निन भवन के कारण स्थूलन अलग अलग प्रकार का हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, अगर इस तरह का लिग्निन इस पैटर्न में जमाव करता है तो इसको वलयाकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वलयाकार, ठीक है। और अगर इस तरह से करता है, कैसे? ऐसे, तो इसको बोलते हैं सर्पिलाकार। आपको एग्जाम्पल लिखना हो कि कहाँ पर मिलता है, तो ये प्रोटोजाइलम में मिलता है। कहाँ मिलता है? प्रोटोजाइलम में मिलता है, ठीक है। सीडी नुमा भी मिलता है। सीडी नुमा कैसा होता है देखिए, ये सीडी नुमा है अगर लिग्निन इस पैटर्न में जमाव करता है। ऐसे ही साधारण गर्त, परिवेशित गर्त और जालिकावत विभिन्न प्रकार के स्थूलन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये लिग्नी भवन। अब इसी के साथ कुछ और बातें करते हैं। देखिए, ये इनकी बातें इसलिए कर रहे हैं कि ये बिंदु कई बार आपको अलग अलग जगह पढ़ने को मिलेंगे, तो फिलहाल हमें इसके बारे में ज्ञान हो जाना चाहिए, ठीक है। देखिए, अगर ये क्या है, ये एक परिवेशित गर्त है। ये क्या है?
परिवेशित गर्त। अब आप कहेंगे गर्त, परिवेशित गर्त क्या होता है? गर्त तो आपने अभी 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 मैंने पढ़ाए हैं, प्राथमिक गर्त बोला था, परिवेशित गर्त है। अगर परिवेशित गर्त में सुबेरीन का निक्षेपण मिले, किसका मिले? सुबेरीन का, सुबेरीन का निक्षेपण, तो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे टोरस बोलते हैं। ये इसलिए बताया मैंने, इसका डायग्राम भी इसीलिए बनाया क्योंकि ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। टोरस किसे कहते हैं? परिवेशित गर्त में सुबेरीन का निक्षेपण या जमाव मिले तो उसे टोरस कहते हैं। ठीक है, अब गर्त की बात करिए तो साइड में बता देता हूँ मैं गर्त क्या होते हैं। देखिए, एक होते हैं सरल गर्त। सरल गर्त आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, सरल गर्त। सरल गर्त कौन होते हैं? गर्त कक्षक का व्यास, गर्त कक्षक ही, अगर गर्त कक्षक एक का लिखवा देता हूं मैं, गर्त कक्षक का व्यास एक समान हो, एक समान हो तो उसे क्या कहेंगे? सरल गर्त कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? सरल गर्त। दूसरा एक गर्त आता है परिवेशित गर्त, जो अभी अभी हमने लिखा है। परिवेशित गर्त क्या है? यदि गर्त कक्षक का आकार फ्लास्क के आकार का हो, फ्लास्क नुमा हो, फ्लास्क की आकृति के समान हो, तो उसे परिवेशित गर्त कहते हैं। ठीक है, तीसरा, कहीं पर भी आप ये पढ़ें, मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, अंधगर्त। अंधगर्त क्या होते हैं? भित्ति के एक ओर, क्या भित्ति कौन? कोशिका भित्ति, भित्ति के केवल एक ओर गर्त उपस्थित व दूसरी ओर अनुपस्थित, दूसरी ओर अनुपस्थित। अंधगर्त हो गया ना, एक तरफ है एक तरफ नहीं है। ठीक है, स्पेशली यही है गर्त। और भी होते हैं, हाफ बॉर्डर्ड पिट होता है। हाफ बॉर्डर्ड पिट में क्या होता है? भित्ति की एक ओर साधारण गर्त होता है, यानी कि सरल गर्त होता है, और दूसरी ओर परिवेशित गर्त होता है, उसे बोलते हैं हाफ बॉर्डर्ड। हाफ बॉर्डर्ड क्यों बोला? क्योंकि परिवेशित को क्या बोलते हैं? देखिए, बॉर्डर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉर्डर्ड। और सरल को सिंपल, और अंधगर्त को ब्लाइंड पिट। तो अभी मैंने क्या बोला? हाफ बॉर्डर्ड, मतलब एक तरफ तो परिवेशित गर्त हो और एक तरफ सरल गर्त हो, तो उसे बोलेंगे हाफ बॉर्डर्ड। ठीक है, क्लियर है? अब हमने, ये तो एक्स्ट्रा बात थी, ये आप नोट कर लें। दूसरी, लिग्नी भवन के बाद अगर मान लीजिए कि और की पदार्थ का जमाव हो तो क्या होगा या क्या कहेंगे उसे? दूसरा देखते हैं, सुबेरीन भवन। सुबेरीन भवन, या आप साथ के साथ लिखते चले जाएं। सुबेरीन भवन, लिग्निन का जमाव हो रहा था तो लिग्नी भवन बोल रहे थे। सुबेरीन का जमाव होगा तो क्या बोलेंगे? सुबेरीनाइजेशन या सुबेरीन भवन। इसे और क्या बोल सकते हैं? सुबेरीनाइजेशन, सुबेरीन भवन। सुबेरीन क्या होता है? वसीय अम्लों का, वसीय अम्लों का जटिल मिश्रण। कौन? सुबेरीन, जो कोर कोशिकाओं में जमा होता है। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर बात करें तो कॉर्क सेल वॉल। ठीक है, तो अभी अभी हमने इसी के बारे में बात की थी कि अगर मान लीजिए परिवेशित गर्त है, परिवेशित गर्त में अगर सुबेरीन का निक्षेपण मिले तो उसे क्या कहेंगे? टोरस। उसे क्या कहेंगे? टोरस। क्लियर है? कहाँ मिलते हैं परिवेशित गर्त? तो ये है जिम्नोस्पर्म के वाहिकाओं में और वाहिनिकाओं में मिलते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर एग्जाम्पल लिखना हो तो स्पेशली। ठीक है, आगे चलते हैं। एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, आप याद रखें, कई जगह ये सुबेरीन जो होता है, सुबेरीन जल के लिए अपारगम्य होता है। क्या होता है? अपारगम्य होता है। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट बात करें तो पैक्टीन भवन। अब कहते ही आप समझ जाएंगे क्या, जब किसका जमाव हो? पैक्टीन का जमाव हो तो उसे क्या बोलेंगे? पैक्टीन भवन। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल। कहाँ मिलेगा? स्थूल कोणुतक में मिलेगा। कहाँ? ये पैक्टीन भवन। ठीक है,
नेक्स्ट देखें क्यूटीन भवन यानी कि क्यूटीनाइजेशन या क्यूटीन भवन, किसका जमाव? क्यूटीन का जमाव। कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा आपको एपिडर्मिस की बाहरी सतह पर, या मैं लिखूं एपिडर्मिस की बाहरी सतह पर। ये भी आएगा इम्पोर्टेंट, आपको ध्यान भी होगा। जैसे आपने कुछ मरुद्भिद पादप देखे होंगे, मरुद्भिद पादप जैसे आपने कैक्टस देखा होगा, आपने कैक्टस में जिसे क्या बोलते हैं, डंडाथोर बोलते हैं, आपने बिल्कुल देखा होगा। और नीरियम देखा होगा जिसे हम लोकल में कंडील बोलते हैं। अगर उनके लीव्स को देखें तो उनके ऊपर हमें क्या मिलेगा? क्यूटिकल का यानी कि क्यूटीन का डिपोजिशन मिलता है। तो एपिडर्मिस की बाहरी सतह पर क्यूटीन का जमाव मिलता है, तो उसे क्या बोलते हैं? क्यूटिनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, और ये स्पेशली किस में मिलता है? ये जो मरुद्भिद पादप होते हैं, मरु आवास में जो पादप पाए जाते हैं उनमें देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट सिलिका भवन, किसका डिपोजिशन? सिलिका का डिपोजिशन। सिलिका भवन किसका डिपोजिशन? सिलिका का डिपोजिशन। ये आप लिख लेना, सिलिका का जमाव। एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं तो इंपॉर्टेंट, डाइटम्स। डाइटम्स कौन होते हैं? लोअर ग्रुप होता है, एक निम्न समूह होता है। ये जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तब आपको याद दिला दूंगा मैं। ठीक है, और घास की पत्तियाँ, लीफ ऑफ ग्रासेस, इनमें भी सिलिका भवन आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट और खनिज भवन, ये इम्पॉर्टेंट है। खनिज भवन या मैं लिखूं खनिजी भवन, ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप इसके डबल स्टार लगा लीजिए, क्योंकि ये अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। क्या होता है ये? देखें, जब खनिजों का जमा हो तो उसे आप खनिजी भवन कह देंगे, सिंपल है। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये नहीं है। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? देखें, खनिज क्रिस्टल युक्त, खनिज क्रिस्टल युक्त जो कोशिका होती है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं लिथोसाइट। क्या बोलते हैं? लिथोसाइट। यानी कि आप ये मान के चलिए, अगर ये एक सेल के अंदर इस तरह से खनिजों का जमाव है तो ये कौन है? लिथोसाइट। बात समझ में आ गई? लेकिन हमारे लिए एक, अब 1 मार्क के लिए तो इम्पोर्टेंट ये हो गया, किसी एग्जाम में पूछ लिया जाए लिथोसाइट किसे कहते हैं या खनिज क्रिस्टल युक्त कोशिका को क्या कहते हैं। अब मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल हैं, किसके हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल अगर हैं तो उसके लिए कोई स्पेशल वर्ड है कि? बिल्कुल है सर, उसके लिए स्पेशल वर्ड है सिस्टोलिथ। क्या है? सिस्टोलिथ। और ये सिस्टोलिथ है ना, अभी तक कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कौन सा? एक तो सिस्टोलिथ सबसे ज़्यादा ये पूछा गया, उसके बाद में लिथोसाइट कई बार पूछा जा चुका है। सिस्टोलिथ किसे कहते हैं? एक कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टलों का जमा होता है, या कैल्शियम ऑक्जेलेट का जमा होता है, वो क्रिस्टल बनते हैं, तो उसे रैफिड्स बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? रैफिड्स। रैफिड्स सुच्चाकार। कहाँ मिलते हैं? ये बरगद में मिलते हैं, बरगद, पपीता, इनमें मिलते हैं। आपको एक ड्रूसेस भी मिल सकता है। अगर कैल्शियम ऑक्जेलेट अंडाकार हो तो उसे बोलते हैं ड्रूसेस, पिस्टिया और आइकोनिया में मिलते हैं। कंप्लीट एग्जाम्पल की अगर बात करें, मेनली खनिजी भवन कहाँ मिलता है? तो कुकुरबिटेसी कुल के पौधों में आपको खनिजी भवन देखने को मिलेगा, और अकेंथेसी, मोरेसी, अर्टिकेसी आदि कुलों के पादपों में आपको खनिजी भवन देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट एक और देख लेते हैं, श्लेष्मीय भवन। श्लेष्मीय भवन या जिसे हम बोलते हैं म्यूसिलेजिनेशन, जमाव किसका होगा? श्लेष्मा का जमा होगा। और एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, और वो है ब्लू ग्रीन एल्गी, नीलहरी शैवाल। श्लेष्मा का जमा होने से वो तापमान में नियंत्रण में काम आता है। ठीक है, अब हमने इस वीडियो में
और इससे प्रीवियस वीडियो में सेल वॉल और सेल वॉल से रिलेटेड सभी बातें कर ली, जो बातें हमें इस स्तर पर जाननी आवश्यक थी। सेल वॉल का फंक्शन अगर हम देखें, सेल मतलब कोशिका भित्ति का कार्य, फंक्शन, कार्य देखें तो कोशिका को क्या देता है? सुरक्षा। कोशिका भित्ति क्या देती है? कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है। ये इसका कंकाल बनाने का काम करती है। क्या? कंकाल बनाने का कार्य करती है। और कोशिका को आकार और आकृति प्रदान करती है। आकार और आकृति, कोशिका को आकार और आकृति प्रदान करती है। तो ये किसके कार्य हो गए? ये कोशिका भित्ति के कार्य हो गए। आई होप ये वीडियो आपके समझ में आया होगा और अभी तक हम कोशिका भित्ति तक के बिंदु को क्लियर कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अगर अभी तक कोई भी आपको डाउट हो, आप वीडियो के नीचे कमेंट करें, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।